नमस्कार। सहज जीवन की चर्चा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। संजीव जी, नमस्कार। संजीव जी, आज का जो टॉपिक है, वो आपका और मेरा दोनों का बहुत ही फ़ेवरेट टॉपिक है। हम बड़ी बार इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज और इनफैक्ट मुझे अपने व्यूअर से इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिले हैं। सो आज मैं उस टॉपिक को कंसोलिडेट करके लेके आया हूँ। अपने व्यूअर्स को मैं बताऊँगा, आज का टॉपिक है टूरिज़्म। टूरिज़्म बहुत पॉपुलर भी है, बहुत इवॉल्व भी हो रहा है और टूरिज़्म के नए-नए मॉडल्स भी निकल के आ रहे हैं। तो मैंने जो इस डिस्कशन में टूरिज़्म को नाम दिया है, उसका नाम दिया है टूरिज़्म एक नया नज़रिया। क्योंकि टूरिज़्म स्पिरिचुअलिटी के लिए भी है, सोशल बैलेंस के लिए भी है और वेल-बीइंग के लिए भी है। तो इन तीनों पॉइंटर्स को आज हम अपनी डिस्कशन में कवर करेंगे। सो आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरू करूँ? धन्यवाद। सो पहला प्रश्न जो मैंने आपके और अपने डिस्कशन से निकाला है और इस पे मैं आपके विचार लेना चाहूँगा, सॉरी। ट्रैवल सिर्फ एक लेजर एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल वेलबीइंग का भी एक ज़रिया हो सकता है। आपके हिसाब से सफ़र का इंसान की अंदरूनी जर्नी पर क्या इम्पैक्ट होता है? सफ़र किस क्षेत्र में हम कर रहे हैं? टूरिज़्म एक बहुत ही वाइड एरिया है, पृथ्वी टूरिज़्म। और पृथ्वी के हर हिस्से में कुछ ना कुछ प्रकृति ने अलग तो मैं थोड़ा-सा रुकूँ, आज तो आकाश भी टूरिज़्म का हिस्सा बन चुका है और बट हम अपनी सीमाएँ जब लाँघने का प्रयास करते हैं, जो सामान्यतः टूरिज़्म का हिस्सा वहाँ जाकर नहीं हो सकती, वो यहाँ से देखने के लिए ही है। करते हैं तो कुछ ना कुछ विक्षोभ भी पैदा होता है। हम उस चीज़ को अलग से बात करेंगे कभी, वो विषय अलग है। मगर पृथ्वी अपने आप में संपूर्ण पृथ्वी, हर जगह पर, हर क्षेत्र में हम 50-100 किलोमीटर ही एरिया चेंज करते हैं तो कुछ ना कुछ बदलता है। टूरिज़्म, टूर करता हुआ व्यक्ति जो है, वास्तव में जीवन भी एक टूर ही है। इस पूरी यात्रा में भी हम अपने अंदर होते हुए बदलावों को निरंतर महसूस करते हैं। इसी टूर को जब हम पृथ्वी पर करते हैं, तो भी वो परिवर्तन हमें हर क्षेत्र में, हर जगह पर कुछ न कुछ अलग दिखाई देता है। इसे हम अंतर यात्रा के साथ अगर जोड़कर देखें, तो ये शांति, इंटेलेक्चुअलिटी और सब चीज़ें देने वाला हो जाता है। अ, हम भगवान केदार की यात्रा के लिए घर से निकले। एक व्यक्ति के मन में भाव है कि मुझे केदार मंदिर में जाकर दर्शन करने हैं। एक व्यक्ति के मन में भाव है कि मुझे केदार घाटी जो है वो बहुत ही सुंदर लगी और मंदिर में दर्शन तो मैंने किए ही। एक व्यक्ति जब शुरू हुआ पहाड़ पर चढ़ना, मतलब बाय रोड, तो वो उस प्रकृति को निहारता हुआ चलता है। वो ग्रीनरी, वो झरने, वो सरिता, वो शांति। गाड़ी कहीं पर खड़ी हुई तो वो पक्षियों की आवाज़, रात्रि का समय है तो तारों की अप्रत्याशित चमक, जो शहरों में नहीं है। अप्रत्याशित चमक है वो, जो कोविड के समय बहुत लोगों ने महसूस सब जगह पर की। आप जब नैरेट कर रहे हैं तो मैं फ़ील कर रहा हूँ, मैं अज़्यूम भी कर रहा हूँ। वो अप्रत्याशित चमक। मंदिर फिर भी व्यक्ति ने बनाया, आस्था का एक केंद्र, मगर प्रकृति ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, मैंने अप्रत्याशित चमक उस तारे के लिए कहा। वो चंद्रमा उस वक्त जब दिखता है उन पहाड़ों से, जहाँ पर आबादी का दबाव बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसा मनमोहक विषय है ये। मैंने अपने जीवन में एक बार सुबह, मतलब मैं ऐसी ही किसी जगह पर रुका हुआ था, सुबह 5 बजे नींद खुली, जब मैं बाहर देखता हूँ तो वो पक्षियों की वो चहचहाहट, और वहाँ पर उस चोटी पर एक मंदिर था, वहाँ पर सिर्फ 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, एक हमारी और एक किसी और की। और वो एक धर्मशाला टाइप कुछ स्थान था जहाँ पर हम रुके थे, और इतना मनमोहक दृश्य था वो कि उस वक़्त थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे
वो कश्मीर के लिए नहीं है। अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, अमीनस तो कुछ ऐसा मतलब है। तो इस प्रकार के भाव मन में बने। मैं उत्तराखंड के ही पहाड़ों की कहीं बात कर रहा हूँ। मतलब ये वो विषय है जिसके ऊपर जब हम बात करने लगते हैं तो हम पिघलने भी लगते हैं साथ में। ये जो धाम पहाड़ों के ऊपर बनाए गए, इनके पीछे क्या थॉट उस वक्त के व्यक्तियों की रही होगी कि हम प्रकृति से ज़बरदस्ती जोड़े गए थे उस वक्त, कि हम जब उस यात्रा को करेंगे वहाँ तक जाने के लिए, तो उस मार्ग में आने वाली बाधाओं से लेकर और वो सारे दृश्य, वो प्रसन्नता, वो अतुलनीय होगी। ये है वो टूरिज्म जो वास्तव में उस वक्त बनाया गया। अब आज जब व्यवस्थाएं बढ़ी तो स्वाभाविक है सब चीज़ें बदलनी तो थी ही, मगर हमने उस स्वरूप को भुला दिया कि वास्तव में टूरिज्म क्या है। आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैं खुले रूप में टूरिज्म की बात कर रहा हूँ अभी, आपके स्पेसिफिक आंसर पे भी बात दोबारा से एक बार करेंगे। हमने एक व्यवस्था ऐसी मन में बना ली कि हम जहाँ जा रहे हैं उसको कैप्चर कर रहे हैं। आज जिस जगह पर हम खड़े हैं उस जगह को अनुभव करने की बजाय, उस कैमरे में कैद करने की बजाय जो इनबिल्ट हमें मिला है, हमने उसको उन फोटोज में कैद करना शुरू कर दिया जो गूगल पे ढेर लगा हुआ है। तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ पत्थर पे पत्थर को रगड़ लिया थोड़ी देर, बाकी कुछ नतीजा उसके हाथ से आने वाला कुछ भी नहीं। मतलब हमारा थॉट प्रोसेस टूरिज्म को लेकर कहाँ खड़ा है, पहले तो हमें ये विचार करना होगा। हम फेसबुक पर डालने के लिए कि मैं वहाँ गया के लिए मतलब हम बड़े लालायित हैं, मगर उस जगह को एंजॉय हम नहीं कर पा रहे हैं, शायद अच्छा नहीं। टूरिज्म के लिए मैं ना उत्तराखंड के लिए स्पेशली बात करना चाहूँगा। आप भी उत्तराखंड से और मैं भी उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड हिंदुस्तान में अगर हम पहाड़ के हिसाब से बात करें तो शायद सबसे रिच स्टेट है। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? और हमारे पास बर्फ के पहाड़ भी बहुत हैं, हमारे पास हरियाली भी बहुत है। उसके भी आंकड़े हैं, शायद उत्तराखंड रिचेस्ट है इस मामले में। हम यहाँ के टूरिज्म डेवलपमेंट को किस नज़रिए से देख रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय बन चुका है आज। मैं वापस आपके प्रश्नों पे तो आने ही वाला हूँ, मगर ये गंभीर विषय बन चुका है। इस विषय के लिए हमने एक प्रश्न कैटेगरी रखा हुआ है लास्ट में। चलिए वो पहले आ गया क्योंकि मेरे मन का भाव भी है और थोड़ा सा दर्द भी है कि मुझे मतलब लगता है ऐसा। मैं लगभग आसपास की उन कंट्रीज़ में गया हूँ जहाँ सामान्यतः टूरिस्ट जाता है, जिसमें मैं अभी अगर रिवर्स जाऊँ तो मैं स्विट्ज़रलैंड, जापान, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड और चाइना भी मैं कहीं किसी सिटी में, एक सिटी में ही गया था, चाइना भी, और दुबई, मतलब 2-3 बार मैं जा चुका हूँ दुबई भी। तो ये सब व्यवस्थाएं जो मैंने वहाँ जाकर टूरिज्म को देखा जिस भी एंगल से, मुझे एक जगह सिर्फ थाईलैंड में कराबी है, उसके अलावा ऐसा महसूस हुआ सब जगह जाकर कि शायद हम लोग गलती कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड देखिए एक्सेप्शनल है, वहाँ तो हम कनेक्ट कर ही नहीं सकते किसी भी चीज़ को, क्योंकि वहाँ जो पहाड़ों को जिस ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पर ट्रीज़ लगाए गए हैं, वो मतलब कुछ तो नेचुरल हैं मगर कुछ प्लान्ड भी हैं उसमें, बहुत खूबसूरत है। वहाँ का लैंडस्केप और जो भी व्यवस्था है वो आकर्षित करती है बहुत ज़्यादा, मगर उसके पीछे वहाँ का ठंडा वातावरण उसको बहुत सपोर्ट करता है। तो वो एक अलग केस है, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और मैं कश्मीर गया नहीं हूँ, मगर जितनी मेरी समझ है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं गया हूँ अभी recently, हाँ, तो मैं पहले भी गया था। ओके। तो बट उत्तराखंड हमारा, अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो दूसरे स्थान पर तो शायद आता ही होगा कश्मीर के बाद, उस सुंदरता को लेकर। और बहुत अपार संभावनाएं हम यहाँ पर संजोए हुए हैं। जिस समय उत्तराखंड स्टेट बना तो उसके बाद यहाँ का जो भी व्यवहार है
उसका जो बेस नज़र आ रहा था उस वक्त, वो टूरिज़्म ही नज़र आ रहा था कि टूरिज़्म के आधार पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बहुत ज़्यादा। मगर कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं इस प्रकार की चलती रही हैं कि जितना एकाकी भाव से ध्यान टूरिज़्म के ऊपर देना चाहिए था उत्तराखंड के, वो नहीं दिया जा पा रहा आज तक भी। बातचीत बहुत है, व्यवहार बहुत सामने रखे जाते हैं, मगर हो नहीं पा रहा। मतलब मैं शहर का नाम कोड करना नहीं चाहता था, बट ये विषय ऐसा है तो मुझे करना पड़ेगा कि हम ऋषिकेश में बैठे हैं, यहाँ पर टूरिज़्म वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग ऐसा ही कहते हैं, जो इंडिया में बहुत कम अवेलेबल होगी, एक दो जगह और हो सकता है हो। क्या खूबसूरती है, क्या उसका मज़ा है, क्या उस पानी के बीच में हम चल रहे हैं, और उसके नाम के ऊपर जो भी क्षेत्र फैला हुआ है सारा, वो सारा तपोभूमि है। नाम भी उसका इसी प्रकार से। कमर्शियलाइज होना बहुत अच्छी बात है, मगर उस प्रकार का कमर्शियलाइजेशन जो अपने अस्तित्व को खो दे, उस स्पिरिचुअलिटी को खो दे, वो अच्छा नहीं। हमें बहुत ज़्यादा इस विषय पर विचार करना चाहिए कि हम उत्तराखंड का स्वरूप गोवा बनाएं या देवभूमि उत्तराखंड के किसी पैरामीटर को साथ में नज़दीक रखें। मतलब देखिए 100% तो कुछ भी नहीं हो सकता, बट बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को उछाला भी नहीं जा सकता। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको हल्के भाव में ही चलने देना चाहिए, मगर उनको बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से नहीं रखना चाहिए। हम रिवर राफ्टिंग को एंटरटेनमेंट है, एडवेंचर स्पोर्ट है, सब कुछ है, मगर सिर्फ उसी को उत्तराखंड मान बैठे हैं। एक शांति प्रिय व्यक्ति जो शांति की तलाश में है, एक टूरिज्म का प्रश्न आपका वो भी है कि शांति से कैसे जोड़ा जा सकता है, स्पिरिचुअलिटी से कैसे जोड़ा जा सकता है, उसके विकास के लिए हमारे पास कोई भी महत्वपूर्ण योजना, कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। हम टूरिज्म को वाइट वाटर राफ्टिंग के अलावा किसी या ट्रैकिंग के अलावा और किस भाव से जोड़कर देख रहे हैं, या चारधाम यात्रा के अलावा। वास्तव में हमें इस प्रकार के पॉइंट्स के ऊपर बात करनी चाहिए जहाँ पर है सही थोड़ा बहुत सब कुछ है, जहाँ पर हम आयुर्वेद की बात करें, जहाँ हम शांति की बात करें, जहाँ हम उस ऑटो मेडिटेशन की बात करें। एक मेडिटेशन वो है जो की जाती है, करवाई जाती है। एक मेडिटेशन वो है जो स्वयं हो जाती है। वो एकांतवास है जिसमें पक्षियों की चहचहाहट के अलावा कोई आवाज़ नहीं है। वो एकांतवास है जहाँ पर हम उस हवा के स्पर्श को अपने चेहरे पर महसूस करने लगते हैं। वो एकांतवास है जहाँ पर जब हम शांत बैठते हैं तो बिना आंखें बंद किए हमारे विचार शांत होने लगते हैं। हम उस प्रकार के स्टेशन डेवलप करने के ऊपर काम करें। ये उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम देवभूमि उत्तराखंड के नाम पर व्यवहारों को उस स्वरूप में प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, जो आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आई होप हमारे इस डिस्कशन के माध्यम से ये कन्वर्सेशन उन लोगों तक पहुँचे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड प्रॉब्ली वो उसके ऊपर एक थॉट देंगे और शायद इस आइडिया के ऊपर काम करेंगे। मतलब मैं इस विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, मेरे पास इसी विषय के लिए कुछ प्रश्न है जिसमें आप डेफिनेटली आपकी जो भावनाएं हैं हम उसे कवर करके मतलब होम स्टेट है। तो मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ये आपका नहीं है, कुछ और लोगों ने भी मुझे ऐसा ही कुछ प्रश्न दिया है। तो वैसे तो मैंने इसे थोड़ा नीचे की तरफ रखा था, बट अब आप इस पर बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ। आज के फास्ट पेस वर्ल्ड में टूरिज़्म सिर्फ लग्जरी एंड शो ऑफ का एक मोड बन के रह गया है। ये हमें किसी व्यूवर ने भेजा है। आपके नज़रिए में एक मीनिंगफुल और एनरिच ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इस पे वो हमारे व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, लग्जरी तो चाहिए, उससे तो इनकार हो नहीं सकता। अच्छी फूडिंग व्यवस्था चाहिए, उससे इनकार हो नहीं सकता।
आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, बट आज हम अगर ऋषिकेश से आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में सही भोजन की व्यवस्था कहीं पर सहज उपलब्ध नहीं है। ये दुख का विषय है कि इस बात की तरफ किसी का भी ध्यान अभी तक नहीं गया। कोई भी टूरिस्ट जब आता है तो उसको सबसे पहले भोजन की सही व्यवस्था चाहिए होती है, और भोजन की सही व्यवस्था सिर्फ रोटी और भोजन मतलब वैसा नहीं है। एक ऐसा स्तर जहाँ पर हम उस फूड की बात करें जो हमें दिल्ली जाते हुए रास्ते में मिलता है। एक समस्या भी है कि काम 6 महीने का ही है और 6 महीने का नहीं है, कम है मतलब। मगर उस 6 महीने में भी काम हो, इस थॉट को लेकर अगर इस तरह के जॉइंट्स खड़े किए जाएं, है मशीनरी ऐसी कि वो व्यवस्था दे सकती है, मतलब सब्सिडाइज करके दें या वॉटेवर कैसे भी, बट ये सुविधा तो मुहैया होनी ही चाहिए। एक तो ये चीज़, और दूसरा आपने क्या बोला था, लग्जरी टूरिज्म और लग्जरी के साथ कुछ और कनेक्ट कर रहे थे। हाँ, मेरे जो सोचना कि लग्जरी और शो ऑफ शो ऑफ। अब ये सब छोड़ दीजिए, शो ऑफ तो हो रहा है, समाज का एक हिस्सा है, चल रहा है, होने दीजिए, बट लग्जरी तो चाहिए। आज हम अगर ये कहें कि सख्त यात्रा करनी है तो नहीं हो पाएगी। आज हम लग्जरी की थोड़ा परिवेश और थोड़ी डेफिनेशन यहाँ चेंज करते हैं इस डिस्कशन को वापस मेन टॉपिक पे लाने के लिए। मेरे हिसाब से एक अच्छा फूड, एक अच्छा स्टे और एक अच्छा एटमॉस्फेयर नेसेसिटी है टूरिज़्म की। जब मैं लग्जरी की बात करता हूँ, जैसे आपने वाइट रिवर राफ्टिंग की बात करी, इसे एज एन शो ऑफ एंड लग्जरी प्रेजेंट किया जा रहा है। वेर एज वेलबींग के लिए भी उत्तराखंड में काफ़ी कुछ है, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी काफ़ी कुछ है, उस पर फोकस नहीं किया जा रहा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। देखिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए तो वास्तव में हमारी फाउंडेशन, हम बार बार कह रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड, तो वो तो उतना ध्यान देने वाला विषय है कि शायद उसके विषय में कोई सेकंड थॉट होना ही नहीं चाहिए, और वो इतने ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है जिसका कोई अता पता नहीं है। टूरिज्म का मतलब हमने उस फ्लोटिंग है, वो बहुत फास्ट फ्लडेड है, वो सारा जो 2 दिन के लिए आता है यहाँ पर ऐश करने आता है और मौज मस्ती की और चले गए, के ऊपर हम ध्यान लगाए बैठे हैं। हमें उन लोगों का ध्यान नहीं आ रहा जो वास्तव में उस चीज़ को चाहते हैं, जिसको हम यहाँ पर बहुत आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं, और वो होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। उस विषय में हमारे को विचार नहीं करना है, वो हमें करना है। मैं जितने भी सत्ताधीश लोग हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि देवभूमि उत्तराखंड को देवभूमि ही बने रहने दो, और उस दिशा में आगे बढ़ाओ जहाँ जाने के बाद कम से कम पूरे भारत में कुछ एक आध स्टेट तो ऐसा बोलने वाला हो कि हाँ, देवभूमि उत्तराखंड कहाँ है तो है, योगनगरी ऋषिकेश कहाँ है तो है। भाव तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और साधन सब उपलब्ध हैं, भरी पड़ी है संपदा। एक कुंजापुरी टेम्पल है हमारे, हम वहाँ पर जा रहे थे 1 जनवरी के दिन, समय 10:30-11 बजे। आप बिलीव करिए, कुंजापुरी टेम्पल से लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर पहले जाम हो गया। कोई केयर टेकर नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कहीं पर नीचे उतरने तक हम गाड़ी वहाँ से उस दहशत में घुमा के ले आए जो हमने जाम देखा। मैं कुंजापुरी अक्सर जाता रहता हूँ, वहाँ बैठकर प्रकृति की वो अद्भुत छटा, बर्फ़ के वो पहाड़ वहाँ से दिखते हैं। मौसम साफ़ होना बड़ा ज़रूरी है, मैंने बहुत इस सीज़न भी पहले भी एंजॉय किया है उसको। तो ये है वो स्थान जिनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। उस कुंजापुरी मंदिर का वो जो स्पॉट है, वास्तव में उसका मैनेजमेंट, जहाँ से वो रास्ता शुरू होता है कुंजापुरी मंदिर का, वहीं हो जाना चाहिए। मतलब एक 5 स्टार होटल जो पहाड़ों पर बने हैं, वहाँ पर व्यवस्था है, वॉकी टॉकी हाथ में है, उनके गार्ड्स खड़े हुए हैं कि एक गाड़ी आ रही है तो दूसरी को रोक लो, इतनी गाड़ियाँ अंदर आ गई हैं तो ऐसा कर लो। मगर उस खुले दरबार में जहाँ परमात्मा ने सारी व्यवस्था दी है और अद्भुत सुंदर दृश्य हैं, वहाँ पर वो व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो वास्तव में
आज शांति भी लग्जरी चाह रही है। या सही, आपने सही बोला, शांति भी लग्जरी चाह रही। क्योंकि एक शांति वो थी जो गंगा जी के किनारे बैठ के हम ले लेते थे। आज गंगा जी के किनारे बैठकर एक प्राइवेट एरिया चाहिए हमें। उसके पीछे कारण है, क्योंकि जो एरिया खुले हैं वहाँ पर सब कुछ हो रहा है, वो बैठने जैसे ही नहीं है। मतलब मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, मगर कभी भी अगर वो मौका आएगा तो मैं जगहों के नाम भी लूँगा। मतलब जगह जगह लोग बैठकर वो कार्य कर रहे हैं जो नहीं करने जैसे। तो उसमें भी शांति को लग्जरी चाहिए कि हमारी प्राइवेट जगह हो शांति के लिए, रिक्वायरमेंट है आज की, नहीं तो हम शांत नहीं हो पाएंगे, हमारी दृष्टि इधर उधर जाती रहेगी। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं। इस विषय में हमारे सब सत्ताधीशों को विचार करना होगा। मैं ये प्रार्थना अपने राज्य सरकार के अतिरिक्त केंद्र सरकार से भी ज़रूर करना चाहूँगा, ऐसे लोगों से जो इस भावना को रखने वाले हैं कि वो इस विषय पर ध्यान ज़रूर दें, क्योंकि ये विषय वो है जो हमारी रूट्स हैं उत्तराखंड। हम इसको पहाड़ कह दें, नहीं नहीं, ये पहाड़ नहीं है, ये देवस्थान है। ये पूरे का पूरा पहाड़ मंदिर है, क्योंकि मंदिर वो है जहाँ बैठकर शांति मिलती है। ये सारा पहाड़ी ऐसा है। इसी से कनेक्टेड मेरे पास एक और प्रश्न है, बिकॉज हमने टूरिज्म की बात करी, हमने लग्जरी की बात करी, हमने बात करी कि सरकारों का फोकस हमारे अनुसार क्या होना चाहिए, आज की रिक्वायरमेंट क्या है। बट टूरिज्म इज इक्वल टू इकोनॉमी, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सो टूरिज्म लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी सोशल डिस्पैरिटी भी बढ़ाता है। आपकी नज़र में टूरिज्म इंडस्ट्री को कैसे इंक्लूसिव और फेयर बनाया जा सकता है ताकि ये डिस्पैरिटी कम हो? सो इकोनॉमी वर्सेस सोशल डिस्पैरिटी, इसे कैसे बैलेंस करें? देखिए, इकॉनमी, अब उत्तराखंड की इकॉनमी की बात करें तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा पार्ट है। 70% आसपास। मुझे लगता है कि शायद हम उतना कैश कर नहीं पा रहे। आइडियाज़ की ज़रूरत है, थॉट्स की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। हमारा ध्यान लीकर के ऊपर तो जाता है, जहाँ से बहुत ज़्यादा हम लोग ड्यूटीज़ या जो भी राजस्व जो भी हम कहते हैं वो आता है। हमें सबसे आसान वो लगता है, वो खोल दो तो उससे पैसा आ गया, मगर वो गलत है। वास्तव में हमें एक जेन्युइन वे में अर्निंग के बारे में विचार करना चाहिए। टूरिज्म को अगर सही तरीके से प्लांट किया जाए, आज वो पौधे लगाए जाएं, बहुत बड़े वृक्ष बन के तैयार हो सकते हैं। क्योंकि मनों की शांति के लिए यहाँ पर ऐसे कुछ लग्जरी पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर एक दिन के लिए व्यक्ति 25,000 से 50,000 रुपये तक दे रहा है। मतलब एक व्यवस्था साथ में खड़ी है कि एयरपोर्ट भी बहुत पास में है, सब कुछ हो सकता है, मगर उसके लिए एक थॉट प्रोसेस की ज़रूरत है। बेस पे काम करना होगा, चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। एक व्यवस्था टिहरी डैम के रूप में जो यहाँ पर खड़ी हुई, टिहरी झील, मतलब मैं खड़े होकर देख रहा था, इतना शांत और इतने बड़े विस्तार में जल आसानी से कहीं नहीं दिख सकता। और उसके साथ पूर्ण प्रकृति, ज़रा सा ऊंचाई पे जाओ तो बर्फ़ के पहाड़ 12 महीने। मतलब कहाँ बैठे हैं हम? वाटर स्पोर्ट्स आज टिहरी झील को बने हुए कितना समय हो गया है, अभी तक भी किसी को वाटर स्पोर्ट्स का ध्यान नहीं आया, मगर लीकर की शॉप सारे रास्ते में सजी हुई हैं, एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं और दिख रही हैं। विषय तो वो था, विषय ये हो गया। ये ना हो ऐसा नहीं कहा जा रहा, मगर तुलनात्मक रूप से बात तो करनी पड़ेगी कि हम अर्निंग किस स्वरूप में चाह रहे हैं। अर्निंग का स्वरूप वास्तव में वो टूरिज्म होना चाहिए। मतलब वाटर स्पोर्ट्स अमेजिंग है, वो बहुत कुछ हो सकता है उसके नाम पर, बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी कुछ खेल चल भी रहे हैं, प्रयास हैं, ऐसा नहीं है, मगर वो प्रयास किस स्तर पर हैं ये विचार करने की ज़रूरत है। जब हम अपना मकान बनाना शुरू करते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि हम 12 महीने में पूरा कर लेंगे, 15 में कर लेंगे। आर्किटेक्ट बोल रहा होता है 2 साल से पहले नहीं होगा, हम कहते हैं नहीं भाई 15 महीने में करना है, इसको ऐसा कर, वैसा कर, ये कर, वो कर।
और जब हम अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं तो अगेन समस्या वही आ रही है ना, अधिकार समझने लगते हैं, अधिकृत अगर हो जाएं और उस व्यवस्था के ऊपर बात करें तो बहुत कुछ निकल के आ सकता है। विल पावर पहले चाहिए, उसके बाद प्रकृति स्वयं सहयोग करने लगती है अगर सही दिशा में बात कर रहे हैं। बट अगर आप ऑफ लेटली पिछले भी जितने भी डेवलपमेंट्स देखें हिल स्टेशंस में, अगर आप लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव में उसको रख के देखते हैं तो ज़्यादातर या तो हमने अपने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया है या माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय किया है उस डेवलपमेंट के नाम पे। अब ये मैं सही तरह से कह नहीं सकता कि हमारे टेक्नोलॉजी में गैप है, हमारे प्लानिंग में गैप है, बिकॉज बाकी कंट्रीज़ में भी डेवलपमेंट हो रही है। बट इफ़ यू लुक, जितने भी डेवलपमेंट्स हमने करें उसके बाद जो नेचुरल कैलेमिटीज़ आई हैं वो बहुत ही, उन्होंने बहुत सारी लाइवलीहुड्स और लाइवलिंग्स को लिया है, अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया है, अब लोगों के घर मूव हुए हैं। सो एक तरफ हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो दूसरा फैक्टर है नेचर, ह्यूमन बींग्स, एम्प्लॉयमेंट, इस पे कोई फोकस नहीं हो पा रहा है। जहाँ भी ये डेवलपमेंट हो रही है पैरेलली ये क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। इट्स लाइक अ कॉइन हैज़ टू साइड्स, व्हिच वन टू चूज? इसके विषय में एक स्पष्ट बात आप अपने मन में बिठा लीजिए कि जब भी प्रयास शांति के लिए किया जाएगा, सुंदर व्यवहारों के लिए किया जाएगा, प्रकृति कभी भी उसका उत्तर डिमोलिश करके नहीं देगी। ये सुनिश्चित तथ्य है। आप इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लें कि कभी भी उस शांति के लिए अगर व्यवस्थाएं की जाती हैं तो कम से कम पेड़ों को काटा जाता है, कम से कम व्यवहार उस प्रकार का होता है और व्यवस्था सुंदर बन के आती है और प्रकृति स्वीकार करती है। ये परमात्मा का प्रेम है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम शांति के लिए कुछ कर रहे हैं तो परमात्मा नाराज हो जाएंगे उस बात के आपका लिए। मैसेज बहुत सारे लोगों के लिए है, तो सब सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो माध्यम जिस माध्यम पे हम बात कर रहे हैं काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं। आई थिंक इट्स अ गुड मैसेज दैट इंटेंट हैज़ टू बी राइट, देन द एंटायर नेचर विल सपोर्ट अस। आप एक बात ज़रूर रखें अपने मन में कि हम कभी भी प्रकृति को उस स्वरूप में नहीं देख सकते जो विनाशकारी हो। प्रकृति हमेशा बनाती है, देती है, सब कुछ है, मगर हम जिस समय कुछ गलत भावों के साथ आते हैं तो वो विनाश होता है। हमें ये लगता है कि प्रकृति मतलब जड़, प्रकृति मतलब डेड, हम ही जीवन हैं, मगर ऐसा नहीं है। प्रकृति वो जीवन है जो हम सबको चलाता है। अगर हमारे मन के भाव सुंदर हैं, कभी भी विनाश नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। ये विश्वास उन लोगों के पास है जो इस गहराई को समझते हैं। अब इसी कड़ी में मेरा एक और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस कॉन्टेक्स्ट का लास्ट क्वेश्चन इज़, बहुत लोग शांति और इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए स्पिरिचुअल या वेलनेस टूरिज्म करने जाते हैं। आई थिंक हम थोड़ी देर पहले इसी की बात कर रहे थे, जैसे कि आश्रम या मेडिटेशन रिट्रीट्स। आपके हिसाब से ऐसे सफ़र मेंटल और इमोशनल हीलिंग में कैसे मदद कर सकते हैं? ये तभी मदद कर सकते हैं जब वहाँ जाकर भी हम अपना समाज इकट्ठा ना करें। सॉरी, आपने क्या बोला? वहाँ जाके भी हम अपना समाज इकट्ठा ना कर लें। जैसे ही किसी कैंप में हम जाते हैं जहाँ पर अगेन 500 लोग हैं, आश्रम में नहीं, वास्तव में प्रकृति के बीच में जाना, स्पिरिचुअल टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत सारे जमावड़े का नहीं हो सकता। संजीव जी, ह्यूमन बीइंग तो सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल है, मगर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि नींद अकेले ही आती है, बहुत सारे लोगों के बीच में सोया नहीं जा सकता। फिर भी 2 लोग हों कमरे में, 3 हों, डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब आप सोचो कि आप एक हॉल में सो रहे हो जहाँ 100 लोग सो रहे हैं, तो सोना सोना नहीं है, ये नींद ही है स्पिरिचुअलिटी। जागते हुए सोने को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जहाँ आप अपने विचारों से अलग हो जाते हैं। इसके लिए आपको एनवायरनमेंट तो चाहिए ही, ऐसा संभव ही नहीं है। आप जितने मर्जी अपने ऊपर नियंत्रण करें, मगर अगर 50 लोग बैठे हैं तो आपकी दृष्टि कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी किसी के एक्शन पे जाने ही वाली है। वास्तव में
हम पक्षियों के एक्शन देखने वाले बने, पेड़ों के व्यवहार को समझने वाले बने, जहाँ नेचुरलिटी है पूरे तरीके से, जो उतने ही भावों से भरे हुए हैं जो परमात्मा ने दिए। तो हम जब सोशल एनिमल हैं तो फिर एनिमल ही हो जाते हैं। तो वास्तव में हमें सोशल एनिमल नहीं होना, हमें तो सोशल वो होना है जो, मतलब अब कहना नहीं चाहिए मुझे, परमात्मा ने एक व्यवस्था दी है कि तू तैयार तो हो, मैं हूँ, मैं देता हूँ तुझे। तो हम एनिमल रहना चाहते हैं या उस परमात्मा की उस व्यवस्था को स्पष्ट रूप से लेना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा एक भाव है। और यकीन मानिए ये सब जानते हैं, संध्या में गंगा जी के किनारे जाके बैठना या किसी भी सरिता के किनारे जाकर बैठना, सुबह खुली हवा में घूमना बहुत अच्छा है। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था, कभी भी 15-20 दिन, महीने से ऊपर नहीं जा सका। पूरी लाइफ स्पैन में मैंने इस चीज़ को अब आके विजुअलाइज किया कि मैं जा नहीं सका। जैसे मैं वॉक के लिए गया, सुबह का वक्त है, मन में शांति का भाव है, हम फ्रेश हुए चले, अब सामने से कोई दिखा, कोई गुड मॉर्निंग है, कोई राम राम है, कोई नमस्कार है, व्यवहार है। कई ऐसे भी हैं जिनसे बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि दिन का व्यवहार ऐसा है। तो मैंने महसूस किया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद मैंने गाड़ी ले जाके उतनी दूर खड़ी कर दी जहाँ तक लोग घूमने जाते थे और उसके आगे चलना शुरू कर दिया। तो वहाँ रास्ते में वो बंदर थे, हिरन थे। फिर मुझे किसी मेरे मित्र ने कहा, अरे वहाँ कहाँ जाते हो भाई, लेपर्ड भी होता है। वो व्यवस्था भी समाप्त हुई। उसके बाद कौन सी व्यवस्था ही आप जानते हैं? घर में फर्स्ट फ्लोर पे लॉबी है, मैं उसमें 40 से 50 मिनट वॉक कर लेता, और वही व्यवस्था अंत में स्वीकार हुई और वही कर सका, क्योंकि जितने मनोभावों को सुबह सुबह हम पकड़ लें, वो फिर हमारी सुबह इतनी जल्दी हो जाती है जो फिर बहुत लंबा दिन हो जाता है। वास्तव में हम व्यवहारों को पकड़ने का जो सही समय है वो वास्तव में 10 साढ़े 10 के बाद हो और शाम को 7-8 के बीच में वो ख़त्म हो जाए, तभी तक तो ठीक है। ये भी एक भाव है। फिर रात्रि श्रृंगार भी करना है, वो मैंने आपको बताया ही था पिछले हमने हाँ, डिस्कस किया कि रात्रि की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि सुबह नहीं उठना है, रात्रि को सोना है, सुबह तो अपने आप उठाएगी। मैं आपका विषय टूरिज्म वाला पूरा हो गया है क्या? हाँ संजीव जी, मेरे इसमें मैं 5 मिनट और एक हाँ, बात बिल्कुल, आपसे बिल्कुल। कहता हूँ। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा था। देखिए, जहाँ व्यक्ति रह रहा होता है ना, वहाँ पर प्रेम बड़ा होता है। होम सिकनेस भी कहते हैं, हम घर से बाहर जाते हैं तो है तो सारी पृथ्वी ही परमात्मा की, मगर फिर भी एक व्यवस्था मिली होती है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से प्रेम तो हो ही जाता है। वो गंगा जी का व्यवहार, वो ग्रीन हरा जल कहाँ मिल रहा है, वो दृष्टि जब हम खड़े होकर देखते हैं। हमारे यहाँ एक चीला पावर हाउस है, जो पीछे चीला डैम के पास, डैम, तो वो नहर के किनारे किनारे रास्ता जाता है, सुंदर रोड है। आप बिलीव करें, मैं एक बार सिंगापुर गया तो बस खड़ी हुई, साइट सीन करके वो फोटोग्राफर और गाइड लेके जाते हैं, लोग उतर के भागने लगे। मैंने भी कहा कुछ होगा, रिवर कह रहे थे सब। तो मैंने उससे पूछा रिवर कहाँ है, तो उसने कहा वो है। मैं खड़ा हुआ बस में ही और मैंने देखा ये रिवर है यहाँ पर, तो कहता है हाँ। तो मैं बैठ गया, मैं अकेला ही बस में था, बाकी सब चले गए, मैं और मैं अकेला ही था, मेरे साथ और कोई नहीं। व्यू कहते हैं इसको, वहाँ पे लेके जाते हैं। आप अगर गए हैं तो आपने कंपेयर किया यहाँ और वहाँ में क्या है, कौन सा बेहतर है? Obviously, ये बेहतर है। और यहाँ पर क्या हाल है और वहाँ पर क्या हाल है, मुझे बताइए आप। मतलब मन को दुख नहीं होगा आपके कि एक तरफ स्वर्ण का पात्र रखा है और एक तरफ आपके पीतल का पात्र रखा है। पीतल के पात्र वाला तो पैसे बना रहा है उसके, और आप क्या कर रहे हैं? ये चीला का जो रास्ता है, अगर इसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, यहाँ पर एक फूड जॉइंट खोल दिया जाए जहाँ पर सारे बड़े ब्रांड्स हों, जैसे दिल्ली के रास्ते में है, आप यहाँ पर बैरियर में एंट्री लगा दीजिए, जो भी अमाउंट हो आप फिक्स कर दीजिए, यहाँ से वहाँ तक जाने का। कैनाल के दोनों तरफ रोड है, आप हॉर्न बजाना बैन कर दीजिए, स्पीड रिस्ट्रिक्टेड कर दीजिए, और पूरी ग्रीनरी है। आप थोड़ा सा इसको मैनेज करें, मुझे नहीं लगता कि
50 करोड़ रुपए से ऊपर ज़्यादा लगने वाला है, और शायद 50 करोड़ लगा के शायद हज़ारों करोड़ की व्यवस्था हो सकती है, मगर ध्यान नहीं दिया। बट करना ऑर्गेनाइज वे में होगा। राजा जी नेशनल पार्क है, आपको सारी लिमिटेशंस को चेक करना आप होगा। मेरा भाव पहले ही पढ़ चुके हैं। मैं यही कहने वाला था कि आप जो कह रहे हैं वो बहुत सुंदर है, वो होना भी चाहिए, वो डेवलप कंट्री का थॉट प्रोसेस भी है, हमें उस पाथ पे लेके जाएगा। बट हमारी कंट्री में अगर हम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने सबसे पहले बात शुरू करते वक्त आपने एक प्रश्न इसमें ये भी था जो आपने मुझसे पूछा नहीं, कि जब हम किसी जगह पर जाते हैं तो उसका हम कैसे व्यवहार वहाँ पर करें। अगर वो सामान्य रूप से हमारे दिलों में नहीं है तो हम फोर्सफुली उसको कर सकते हैं। आज जब हमारे पास कैमरे अवेलेबल हैं, अब आप टूरिज्म से इनकम की बात कर रहे हैं, मैं हज़ारों करोड़ की बात कर रहा हूँ। इससे सोशल पैरिटी भी आई। पता नहीं क्या क्या होगा जी, इससे आप समझिएगा उस रास्ते को, इतना खूबसूरत रास्ता है ये। मतलब इसको हरिद्वार से कभी ट्रैफिक हो तो उसके आने का एक अल्टरनेट रास्ता बना दिया हमने। वास्तव में ये तो जन्नत है। नाइट सफारी भी वहाँ पे चलाई जा सकती है। मतलब नाइट, देखिए डे टाइम में अल्टीमेट है। मतलब मुझे बोलते हुए एक्साइटमेंट हो रही कि हम कुछ भी, सारी अथॉरिटीज़ मिल के अगर इस काम को करें तो ये व्यवस्था तो मतलब अमेजिंग है। क्योंकि मैं सब जगह जो देख कर आया तो मुझे ये लगा कि हम कर क्या रहे हैं। और वहाँ पर फोटोशूट्स के लिए जंगल के अंदर हट्स बनाकर, और वो जो मचान टाइप की बनाते हैं, सेल्फी पॉइंट्स, ये सब क्रिएट किए जाएं, पैसे लगाओ सबके। बाहर भी तो लोग लेते हैं कि 100 रुपीज़ फॉर सेल्फी, 200 रुपीज़ फॉर सेल्फी, 200 रुपीज़ फॉर फोटो, काइंड ऑफ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। टूरिज्म के नाम पे ये व्यवस्थाएं हम करें। ये रास्ता मेरे दिल को जब से मैं छोटा बच्चा था तब से मोहित करता है, मगर जब बड़ा हुआ तो ये पता लगा कि ये खाली मोहित होने की चीज़ नहीं है मेरे लिए। वास्तव में ये वो व्यवस्था है जो उत्तराखंड के टूरिज्म के नाम पर होने वाली इनकम को बहुत आगे बढ़ा सकती है। और मैं तो सिर्फ वहीं की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं रह रहा हूँ। इसके बाद तो पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। और ये तो वो व्यवस्था है जिसके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे भाव हैं। उत्तराखंड देवभूमि को मेरा नमन है। मैं जिस भावना के साथ ये बात कह रहा हूँ, मेरे हृदय में तरलता आ रही है, इससे रस बन रहा है। परमात्मा ये रस हमारे सारे उन पदों पर बैठे हुए लोगों को भी दें, ताकि खाली यहाँ की बात नहीं है, बहुत कुछ भरा पड़ा है आगे, और बहुत आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ से तो 50, 60, 70, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर तक की ड्राइव में इतना सब कुछ है। मतलब जिसमें टिहरी भी एक जगह है, जिसमें ये अभी हम जाते हैं यहाँ पर तो वाइट सैंड बीच है। बीच क्या बोलते हैं उसको, गोवा बीच या कुछ ऐसा उसका नाम। वाइट सैंड बीच बोलते हैं, वो आजकल बंद है शायद। हाँ, वो गोवा है। मतलब क्या खूबसूरती वहाँ बिखरती है। वहाँ बैठकर वो महक जो आती है ना जल की और रेता के भीगने की, जो महक है, उस पर धूप पड़ती है, वो बड़ी मन लुभावनी है। तो प्रकृति द्वारा दी गई बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उनका उस हिसाब से उपयोग करना, जहाँ पर हम उन व्यवस्थाओं को किनारे कर दें जो वहाँ के माहौल को ख़राब करने वाली हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दें, और उस प्रकार का भाव वहाँ पर दें जो रियल टूरिज्म को, फैमिली टूरिज्म को प्रमोट करता हो। वो जगहें जहाँ पर लोग फैमिली के साथ जा सकें, उस जगह को एंजॉय कर सकें। ऐसे भावों के साथ, इस सुंदर भावना के साथ अगर हम व्यवस्थाएं करते हैं तो उत्तराखंड अपार संपदा से भरा हुआ है, जिसका सुनियोजित प्रयोग, मैं सिर्फ बहुत कम दोहन की बात कर रहा हूँ, बहुत कम दोहन की बात कर रहा हूँ, मगर उससे प्राप्ति बहुत कुछ हो सकती है। तो ये मेरे मन का भाव था, मैंने आज कहा। बहुत समय से मन में आता था, मगर आज बैठे थे, आप भी उत्तराखंड से हैं, मैं भी हूँ, तो हो गया। आप कुमाऊँ साइड से हैं तो आपको वहाँ की सौंदर्य के बारे में और बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। लोग मुझे कई बताते भी हैं, मेरे मन में कई बार आया भी जाने का, मगर मैं उस तरफ जा नहीं सका। मगर वास्तविकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी ऐसा अपार संभावनाएं इस प्रकार की हैं, मगर उसके व्यवस्थित रूप में सुनियोजित तरीके से उसको
उस स्वरूप में डेवलप करना, जिससे कि कम से कम हार्म के साथ हम रियल टूरिज्म को इनवाइट करें, ना कि सिर्फ मस्ती वाले टूरिज्म को इनवाइट करें। ये मेरे मन का भाव है। आप भी आगे बढ़ाइए और इस माध्यम से जितना आगे बढ़ेगा बहुत अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके विचार, हमारी बातें आज नहीं तो कल उन लोगों तक पहुँचेंगी जिनके पास ये अधिकार है और जिनके पास ये शक्ति है कि वो इस बारे में आगे कदम उठा सकें। उन इन थॉट्स को सुन के अगर हम 1% भी बदलाव ला सकें तो हमारे लिए ये सक्सेस होगी। 1% नहीं, ये मेरे मन का विश्वास भी है और परमात्मा की कृपा भी है, जिनके माध्यम से चारों धाम यहाँ पर हैं, देवभूमि उत्तराखंड है। तो वो सिर्फ ये नहीं चाहेंगे कि मेरे मंदिर में आके दर्शन करके कोई चला जाए, वो वास्तव में ये चाहेंगे कि मेरे आंगन में आकर वो मानव खेले जिसे मैंने बनाया है। और ये पूरा उत्तराखंड परमात्मा का वो बाग है, वो बगीचा है, वो आंगन है, जिसमें वो मंदिर तो बहुत दूर है मगर ये आंगन बहुत बड़ा है। इस आंगन में अगर ये मानव मन आनंद लेता है तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ये बात अपने हृदय में विचार करिए और इस आनंद को अनुभव करें। ठीक है संजीव जी, इसी के साथ हम आज का एपिसोड, आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय और विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू।